अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर फ़ारूक तौसीफ़ यूजीआई से आपके पास दोबारा से हाज़िर हूँ एक नए टॉपिक के साथ पाक स्टडीज़ के। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अल्लामा इकबाल जो हैं उनके इरशादात, उनकी सेइंग्स के अकॉर्डिंगली देखा था कि वो नज़रिया पाकिस्तान के बारे में किस तरह से सोचते थे, क्या नज़रिया वो रखते थे, इस बारे में उस पर ज़िक्र हम लोगों ने किया था। इसमें हमने ये देखा था कि वो मुख्तलिफ़ फ़ील्ड्स में जो है वो इस्लाम का नज़रिया जो है उसको किस तरह की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो चाहते थे। उसके बाद हमारा जो अकॉर्डिंग टू यूनिक नोट्स नेक्स्ट टॉपिक है वो क्रिप्स मिशन है। अब क्रिप्स मिशन में हम लोग किन चीज़ों पर जिक्र करेंगे, पहले हम लोग वो देख लेते हैं। पहले हम इसका बैकग्राउंड पस मंज़र देखेंगे। अराइवल ऑफ मिशन, मिशन की आमद हिंदुस्तान में, एक्टिविटीज़ ऑफ मिशन, मिशन की कार्रवाइयाँ, क्या काम किए उसने यहाँ पर। क्रिप्स प्रपोजल्स, क्रिप्स की वो तजावीज़ जो वो यहाँ पर लेकर आया था वो क्या थी। स्टेटस ऑफ डोमिनियन, डोमिनियन का दर्जा, मेजर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, बड़े हुकूमती इदारे, सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली, मरकज़ी आइन साज असम्बली, राइट्स ऑफ मिनॉरिटीज़, अक़लियतों के हकूक़, दैन प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, सूबाई खुद मुख्तारी। उसके बाद आखिर में हम लोग ये देखेंगे रिएक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, सियासी जमातों का रद्द अमल। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उन्होंने क्रिप्स मिशन पर जो है वो किस किस्म का जो है वो रवैया अपनाया, किस किस्म का रिएक्शन दिया, रद्द अमल दिया, इस पर भी हम लोग ज़िक्र करेंगे। अब सबसे पहले हमारे लिए इसका पस मंज़र या बैकग्राउंड जानना ज़रूरी है कि ये जो क्रिप्स मिशन है ये सब कॉन्टिनेंट में क्यों आया, इसको क्यों बरतानिया से सब कॉन्टिनेंट में भेजा गया। ये जो सर स्टेफर्ड क्रिप्स हैं इनकी सरबराही में ये जो मिशन है 1942 को जो है वो सब कॉन्टिनेंट में आया। इसकी टाइमिंग बड़ी क्रूशल है। सेकंड वर्ल्ड वार जो है उसको शुरू हुए तकरीबन आधा जो है वो वक्त गुज़र चुका है, यानी 2.5 साल का अरसा तकरीबन जो है वो हो चुका हुआ है। अब ये वो टाइम स्लॉट है, टाइम पीरियड है, ये वो वक्त है जिस वक्त दुनिया के ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि जो बरतानिया है वो जापान के हाथों एशिया का कंट्रोल खो देगा, यानी एशिया जापान के हाथों से निकल के बरतानिया के हाथों से निकल के जापान के हाथ में आ जाएगा। अब जो बर्रे सगीर की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो भी यही सोच रही है। वो सोच रही है कि अब सब कॉन्टिनेंट या बर्रे सगीर का जो फ्यूचर है डेट विल बी डिसाइडेड बाय द जैपनीज़। वो सोच रहे हैं कि जो जैपनीज़ हैं वो बरतानिया को हरा देंगे, बरतानिया को हराने के बाद वो अपना कब्ज़ा कर लेंगे बर्रे सगीर पर, और बर्रे सगीर का जो मुस्तकबिल है, जो फ्यूचर है, वो डिसाइड किया जाएगा उनकी तरफ से। अब ये सोच रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स। ये एक बड़ा ही क्रूशल टाइम था। अब इस टाइम में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोग हैं उन्होंने हड़तालें करनी शुरू कर दी, उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म की एजिटेशंस जो हैं वो स्ट्राइक्स करनी शुरू कर दी अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ताकि उनको प्रेशराइज़ किया जा सके कि वो अपना राज यहाँ से ख़त्म करके यहाँ से चले जाएं। अब यहाँ पर उनका कंट्रोल जो है वो नहीं रहेगा। इस मौके से उन्होंने जो है वो फ़ायदा हासिल करने की कोशिश की है और बरतानवी मुश्किलात में हमेशा उन्होंने इजाफ़ा ही करने की कोशिश की है। ये वो टाइम पीरियड है। अब यहाँ पर कांग्रेस वाले एक बात ठीक सोच रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो जंग है उसके हालात ये बता रहे हैं कि ये सेकंड वर्ल्ड वार जो है ये जर्मनी और उसके अलायंस जो हैं वो जीत जाएंगे। अब एशिया में
उसका जो सबसे बड़ा इत्तेहादी है वो जापान है। जापान सब कॉन्टिनेंट की तरफ जो है वो आ रहा है और सोचा यही जा रहा है कि जापान इस पर कब्ज़ा कर लेगा, डिफ़ीट होगी, हार होगी बरतानिया की, फिर वो यहाँ पर कब्ज़ा करेगा। और हिंदूज़ ये सोच रहे हैं कि जापान जहाँ पर जब कब्ज़ा करेगा तो पावर्स, इक़्तिदार वो हिंदूज़ के हैंड ओवर करेगा, हिंदूज़ को सौंप देगा और यहाँ से चला जाएगा। अब डिमांड या सोच, नज़रिया, आइडिया कुछ गलत नहीं है। हिंदूज़ को ये नज़र आ रहा है कि बरतानिया ये जंग हारेगा, जापान आएगा, यहाँ पर अपनी हुकूमत कायम करने की बजाय वो हमारे सपुर्द ये हुकूमत करेगा और चला जाएगा, और इस सूरत में यूनाइटेड इंडिया जो है वो आज़ादी हासिल कर लेगा। इससे पहले का एक इवेंट 23 मार्च 1940, 23 मार्च 1940 का पाकिस्तान रेजोल्यूशन या करारदाद पाकिस्तान का भी हो चुका है। अब करारदाद पाकिस्तान मंजूर होने के बाद ब्रिटेन्स पर, बरतानवी हुकूमत पर जो है वो दबाव और बढ़ गया है कि वो जो पॉलिटिकल सिचुएशन है सब कॉन्टिनेंट की, उसका कोई पीसफुल सोल्यूशन जो है वो तलाश करें। अब इसके बगैर वो गुजारा नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ये वो टाइम है जिस टाइम में ब्रिटेन्स को एशिया में लड़ने के लिए सोल्जर्स, फौजियों की ज़रूरत है, असला ख़रीदने के लिए उन्हें फ़ंड्स की ज़रूरत है, और ये दोनों ही चीज़ें इनको सब कॉन्टिनेंट से बकसरत मिल सकती हैं। तो उन्होंने इस कमीशन में जो प्रपोज़ल्स भेजे ना, उन प्रपोज़ल्स में उन्होंने ऐसी बातें की कि अगर हम लोग जंग जीत जाते हैं तो, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम अभी ये आपके साथ इन प्रपोज़ल्स पर काम करने जा रहे हैं, इन प्रपोज़ल्स को अभी जो है वो यहाँ हम इम्प्लीमेंट करेंगे। उन्होंने कहा जी अगर बरतानिया ये जंग जीत गया तो उसके बाद हम लोग बर्रे सगीर का फ्यूचर जो है वो इस तरह से डिसाइड करेंगे। अब बरतानिया भी जानता है कि अगर हम जंग हार ही गए तो फिर तो इसका फ्यूचर जैपनीज़ डिसाइड करेंगे, हमारे यहाँ ये प्रपोज़ल तो किसी काम का नहीं है ना। तो फिर उन्होंने प्रपोज़ल्स पर सबसे पहले लिखा ये है कि इफ़ ब्रिटेन्स वन दैट वॉर, अगर ये जंग हम जीत जाते हैं तो फिर सब कॉन्टिनेंट का स्टेटस क्या होगा, हम उसमें कौन सी इस्लाहात जो हैं वो लेके आएंगे, अमेंडमेंट्स लाएंगे पॉलिटिकल, उस पर उन्होंने बात की है। और इसमें दोनों ही पार्टीज़ को खुश करने की कोशिश की गई है, इंडियन नेशनल कांग्रेस को और मुस्लिम लीग को भी। ये इसमें जो है वो थोड़ा सा काम है। अच्छा, क्रिप्स मिशन जो है वो सर स्टेफर्ड क्रिप्स की सरबराही में 1942 में जो है वो सब कॉन्टिनेंट में आया। उसका अराइवल जो है वो 1942 में हुआ और यहाँ पर आकर उसने जो है वो कार्रवाइयाँ की हैं। अब उसकी एक्टिविटीज़ या उसकी कार्रवाइयाँ क्या थी, इसका जिक्र हम करते हैं। अब ये याद रखिएगा कि जो भी मिशन या डेलीगेशन किसी भी मुल्क में, किसी भी इलाके में जाता है और वो डेलीगेशन या मिशन जो है वो रिलेटेड टू पॉलिटिकल सिचुएशन है, यानी वो सियासी हैसियत में सियासी मसाइल हल करने के लिए उस मुल्क या इलाके में आया है, तो ऐसी सूरत में उसका सबसे पहला काम क्या होगा? उसका सबसे पहला काम ये होता है कि वहाँ के जो लोकल पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो उनके साथ मुलाकात करते हैं, उनका मंशूर, उनका मैनिफेस्टो जो हैं वो सुनते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली वो जो हैं वो अपने प्रपोजल्स पेश करते हैं। अब ये जो सर स्टेफर्ड क्रिप्स है, इसने भी एग्जैक्टली ऐसा ही किया है। और जो दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी सब कॉन्टिनेंट में इस वक्त, उन दोनों के लीडर्स से उसने मुलाकात की है, जिससे उसको उनके माइंडसेट का, उनकी ज़हनी कैफियत का जो है वो, उनके ज़हनी रुझान का पता चला है कि वो किस किस्म का पॉलिटिकल सेटअप या पॉलिटिकल सॉल्यूशन जो है वो इस मसले का चाहते हैं। फिर उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने जो अपनी प्रपोजल्स यहाँ पर पेश किए हैं। अच्छा, अब कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही जमातों के लोगों से ये लोग मिले हैं। अब उन्होंने जो है वो इससे आगे काम करने का सोचा है। अब उन्होंने प्रपोजल्स बनाए हैं। अब इनसे मिलने के बाद जो प्रपोजल्स बनाए हैं उनका यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। सबसे पहले उन्होंने जिक्र किया है स्टेटस ऑफ डोमेनियन का, डोमेनियन का दर्जा देने का।
अच्छा, हम लोग डोमिनियनशिप का जिक्र कर रहे हैं। डोमिनियन क्या होता है? डोमिनियन असल में ये होता है कि जो सरबराह है उस इलाके का वो वही रहेगा जो पहले से मौजूद है, लेकिन उसके नीचे जो बनने वाली हुकूमत होगी वो मुकामी लोगों के सुपुर्द कर दी जाएगी। यानी आप इन्हें अंदरूनी खुद मुख्तारी जो है वो कह सकते हैं कि यानी आप अपने अंदरूनी मामला देखने में तो मुकम्मल आज़ाद होंगे, लेकिन अगर आपको किसी दूसरे मुल्क के साथ बैरूनी मामलात में काम करना है तो वो जो है वो उसके लिए आपको हम ही जो है वो इजाज़त देंगे, हमारी इजाज़त की ज़रूरत होगी। यानी यहाँ की हुक्मरान मल्का बरतानिया रहेगी, लेकिन नीचे जो हुकूमत बनेगी वो लोकल्स की बन सकती है। अब डोमिनियन का हमारे लिए मकसद यही है कि आप जो हैं वो रहेंगे बरतानिया के ग़ुलाम ही, लेकिन आपको जो है वो यहाँ पर लोकल्स को हुकूमत बनाने की इजाज़त दे दी जाएगी। यही डोमिनियन का स्टेटस सब कॉन्टिनेंट को ऑफ़र किया जा रहा है। अब ये जो डोमिनियन का कॉन्सेप्ट है ये ऑफ़र तो सब कॉन्टिनेंट को लोगों को किया जा रहा है। उनको कहा जा रहा है कि अगर ये जंग हम लोग जीत जाते हैं तो हम लोग आपको डोमिनियन का दर्जा दे देंगे, आपको डोमिनियन का स्टेटस है जो है वो दे दिया जाएगा, और आप जो है वो अपने लोकल मसाइल के मुताबिक, लोकल वसाइल के मुताबिक, अपने रिलीजियस या ट्रेडिशनल मजहबी या रवायती जो आपके मामलात हैं उनके अकॉर्डिंगली यहाँ पर अपनी एक हुकूमत बना सकेंगे। दूसरी चीज़, मेजर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो बड़े हुकूमती इदारे हैं इसका भी उन्होंने वादा किया। उन्होंने कहा जी पहले जितने भी बड़े हुकूमती इदारे हैं उनके जो वज़ीर होते हैं, जो मिनिस्टर्स होते हैं वो बरतानवी होते हैं, ब्रिटन्स हैं। लेकिन ये जंग जीतने के बाद जो नया सेटअप, पॉलिटिकल सेटअप हम लोग यहाँ पर लाने जा रहे हैं, उस सेटअप के अकॉर्डिंगली हम लोग जितने भी बड़े डिपार्टमेंट्स हैं हुकूमत के, गवर्नमेंट के, वो लोकल इंडियंस को दे देंगे। और इन डिपार्टमेंट्स में डिफेंस, दिफा, फॉरेन अफेयर्स, अमूर ख़ारजा, कम्युनिकेशन, मवासलात जो हैं इनको बाकायदा नाम लेके के जो है वो बताया गया कि आपके सुपुर्द करेंगे। इसके अलावा कहा गया कि और भी जितने अहम डिपार्टमेंट्स होते हैं, अहम जो हुकूमती इदारे होते हैं, वो भी हम लोग लोकल हिंदुस्तानियों के सुपुर्द कर देंगे। यहाँ पर हिंदूज़ या मुस्लिम्स का जिक्र नहीं किया गया, बल्कि कहा यह गया है कि हम लोग जो लोकल्स होंगे, जो हिंदुस्तानी लोग होंगे, उनके सुपुर्द जो है वो ये महकमे जो है वो कर देंगे। ये बात अच्छी है क्योंकि यहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्हें ज़्यादा बेहतर तरीके से पता है कि हमारे मसाइल क्या हैं और हम अपने इन मसाइल को किस तरीके से हल कर सकते हैं। जो बाहर से आने वाला बंदा है वो हालात को ज़ाहरी नज़र से देखेगा, उससे अंदरूनी मामलात का पता नहीं होगा, जिसकी वजह से वो वहाँ के बारे में बेहतर फ़ैसले नहीं कर सकेगा। तो अगर हमें ये महकमे दे दिए जाते हैं, लोकल हिंदुस्तानियों को ये महकमे दे दिए जाते हैं, तो ऐसी सूरत में चूँकि हम लोकल्स हैं, हम यहाँ पर रहते हैं, मुकामी हैं, तो हमारे लिए इन महकमों को चलाना जो है वो ज़्यादा आसान होगा। हम अपने मुकामी मसाइल के मुताबिक इन महकमों को इस्तेमाल कर सकेंगे। दूसरे मुल्क के रहने वाले लोग जब यहाँ आएंगे तो उन्हें हमारे अंदरूनी मामलात का कतन अंदाज़ा नहीं होता। वो जब फ़ैसले करते हैं तो वो ज़ाहरी सतह पर जो उन्हें चीज़ें नज़र आ रही होती हैं सिर्फ उन्हीं को सबूत बना के वो काम करते हैं। देन उन्होंने तीसरी बात आपसे ये की कि सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली, मरकज़ी आइनसाज असम्बली बनाई जाएगी। अब इन्होंने इसमें एक और बड़ी अच्छी बात की, क्योंकि इससे पहले जो आइनसाज असम्बलीज़ होती थी उसके लिए जो बरतानवी वायसराय होता था वो ज़्यादातर जो है वो लोगों को सिलेक्ट करता था, वज़ीर, चीफ मिनिस्टर्स वगैरह उसी की तरफ से ज़्यादा बनाए जाते थे। लेकिन इसमें उन्होंने कहा कि जो मरकज़ी आइनसाज असम्बली या सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली बनाई जाएगी, उसके जो मेंबर्स हैं वो इलेक्ट किए जाएंगे फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेशन असम्बलीज। ठीक हो गया। जो मरकज़ी आइनसाज असम्बली बनेगी उस आइनसाज असम्बली के जो मेंबर्स होंगे वो इलेक्ट किए जाएंगे जो सूबाई आइनसाज असम्बली के मेंबर्स होंगे उनकी तरफ से। ये भी बात अच्छी है
क्योंकि जो सूबे के लोग हैं, जो सूबे में हुकूमत में लोग मौजूद हैं, वो डेफिनेटली हमारे लोकल लोग हैं, तो वो अपने में से जो हैं वो लोगों को इलेक्ट करके ऊपर लेके आएंगे जो हिंदुस्तानी होंगे और वो हिंदुस्तानियों की बेहतरी के लिए काम करेंगे। देन फोर्थ वन, राइट्स ऑफ मिनॉरिटीज़, अक़लियतों के हकूक़। उन्होंने कहा जी स्पेशल स्टेप्स विल बी टेकन टू प्रोवाइड सेफगार्ड्स टू द मिनॉरिटीज़। उन्होंने कहा जी जो अक़लियतें हैं उनके हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के लिए अहम इक़दामात उठाए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उनको भी पता है कि यूनाइटेड इंडिया है, डोमिनियन का दर्जा दिया जाएगा, हुकूमत जो है वो डेमोक्रेसी में चली जाएगी कांग्रेस के पास, हिंदूज़ के पास, क्योंकि वो मेजॉरिटी में हैं। तो यहाँ पर जो बाकी मिनॉरिटीज़ रह जाएंगी, हो सकता है उनके हुकूक उनको ना दिए जाएं, और मुस्लिम लीग इसका इजहार कर चुकी है। तो मुस्लिम लीग को खुश करने के लिए, राज़ी करने के लिए, उसको सेटिस्फाई करने के लिए उन्होंने ये शिक शामिल किया है कि यहाँ पर जो हिंदुस्तान में मिनॉरिटीज़ बचेंगी, हम लोग उनके राइट्स, उनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का बाकायदा एक प्लान बनाएंगे ताकि कोई भी उनके हुकूक, उनके जो राइट्स हैं उनको छीन ना सके। देन प्रोविंशियल एटोनमी, सूबाई खुद मुख्तारी का जो है वो यहाँ पर ज़िक्र किया जा रहा है। अब यहाँ पर सूबाई खुद मुख्तारी का जो कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है वो तकरीबन सूबे को आज़ाद करने वाला कॉन्सेप्ट ही है कि सूबे अगर चाहें तो वो आज़ाद हो सकेंगे। अब इन्होंने कहा क्या है सूबाई खुद मुख्तारी या प्रोविंशियल एटोनमी के बारे में? वो बात ये कर रहे हैं कि जनाब जंग हम लोग जीत गए, सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली, मरकज़ी आइन साज असम्बली बन गई, मरकज़ी आइन साज असम्बली ने आइन बना दिया, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन जो सेंट्रल लेजिस्लेशन असम्बली, मरकज़ी आइन साज असम्बली ने बनाया है, कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली बना चुकी है, ये अब मंजूरी के लिए जाएगा सूबों के पास। ठीक हो गया जी, आइन सेंटर ने, मरकज़ ने बना दिया, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये बनने के बाद जाएगा हर सूबे के पास। अब बहुत सारे सूबे उसको एक्सेप्ट करेंगे, मान लेंगे, बहुत सारे जो है उसे रिजेक्ट करेंगे, उसे मानने से इनकार कर देंगे। अब उन्होंने यहाँ पर मुस्लिम लीग को दोबारा से राज़ी करने के लिए ये शिक शामिल किया, और उसमें उन्होंने कहा है कि अगर कोई सूबा रिजेक्ट कर देता है सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूशनल या लेजिस्लेशन असम्बली के कॉन्स्टिट्यूशन या आइन को, तो ऐसी सूरत में वो सूबा फ्री होगा, आज़ाद होगा, वो अपने आप को यूनाइटेड इंडिया से अलग करके अपने एक इंडिविजुअल स्टेटस जो है वो बहाल कर ले। अब इसमें साफ साफ ये कहा गया कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन सूबों को पसंद नहीं है तो सूबे हमारे साथ अगर नहीं रहना चाहते वो हमसे अलग हो सकते हैं, हमें इसमें कोई एतराज़ नहीं है। ये जो शिक है सेपरेट होने वाली सूबों के, ये काफ़ी हद तक मुस्लिम लीग की जो डिमांड है अलग वतन की, उसके हवाले से जो है वो काफ़ी अहम है। अच्छा, इसमें वो हमसे क्या कह रहे हैं? पहली बात उन्होंने ये की, कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली जो सेंट्रल है वहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, सूबों के पास मंजूरी के लिए आएगा। अगर सूबा उसे रिजेक्ट कर देगा, मंजूर नहीं करेगा, तो देन उसे अलाउ किया जाएगा कि वो अपना एक सेपरेट आइडेंटिटी जो है वो बना ले, अपने आप को बरतानवी हुकूमत से, यूनाइटेड इंडिया से अलग कर ले और एक आज़ाद स्टेटस जो है वो अपना अपना ले। अब ये मुसलमानों के लिए इनडायरेक्टली इशारा है कि उनका जो ख्वाब है अलग वतन का वो पूरा हो सकता है, लेकिन डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली उन्होंने बात की है। कॉन्स्टिट्यूशन की मंजूरी से चीज़ें जो हैं उनको इसके साथ जो है वो शामिल किया। अब यहाँ पर एक बात आप याद रखिएगा, ये ज़रूरी है जानना कि उस वक़्त जितने भी प्रोविंसेस थे उनमें हुकूमत बरतानवी नवाज थी,
उनमें से सारी की सारी हुकूमतें जो हैं वो बरतानिया के ज़ेर असर थी, उनकी मर्ज़ी से बनाई गई थी। तो जो हुकूमत ही बरतानिया की मर्ज़ी से बनी है वो बरतानिया ब्रिटेन्स के बनाए हुए किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को वो रिजेक्ट करेगी नहीं, वो इस कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करेगी और वहाँ पर जो है वो सेपरेशन का सवाल ही पैदा नहीं होगा। तो ये भी एक ट्रिकी प्रपोज़ल है, उन्होंने ऐसा काम किया है। अब इसमें हमने देखना है रिएक्शन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑफ सब कॉन्टिनेंट। जो बर्र-ए-सगीर है उसकी बड़ी सियासी जमातों की तरफ से जो रद्द-ए-अमल इस पर रिएक्शन आया उसका जिक्र हम लोग जो है वो यहाँ पर कर लेते हैं। आखिरी शिक में हमने क्या पढ़ा है कि उन्होंने कहा जी सूबे कॉन्स्टिट्यूशन को रिजेक्ट करने की सूरत में अपना एक अलग स्टेटस जो है वो बना पाएंगे। मुस्लिम लीग और कायदे-आज़म वो इस प्रपोज़ल पर बड़े खुश हैं, इतने खुश हैं कि उन्होंने शुक्रिया अदा किया है बरतानवी हुकूमत का इस प्रपोज़ल पर। क्यों? उसकी वजह हम पढ़ चुके कि आखिरी प्रपोज़ल में बराह रास्त ना सही, डायरेक्टली ना सही, इनडायरेक्टली पाकिस्तान के बनाने की बात उन्होंने की है। इनडायरेक्टली है ना कि उन्होंने कहा जी आप जो मर्ज़ी करें, लेकिन अगर सूबे रिजेक्ट कर देंगे कॉन्स्टिट्यूशन को तो हम आपको सूबे अपने आप को अलग ममलकत बना सकते हैं। तो इसमें कम अज़ कम ये एक बात सामने आ गई कि हो सकता है कि जितने भी मुस्लिम मेजॉरिटी वाले सूबे हैं वहाँ की असम्बलीज इसको पास ना करें, मंजूर ना करें, तो वो एक अलग नेशन जो है वो बन सकेंगे। बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। तो इसको सामने रखते हुए कायदे-आज़म ने और जो मुस्लिम लीग है उन्होंने मुकम्मल तौर पर इस पर शुक्रिया अदा किया बरतानवी हुकूमत का, लेकिन उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, उसने मिशन को जो है वो मंजूर नहीं किया। होना तो ये चाहिए था ना कि उनकी सेपरेशन वाली बात इनडायरेक्टली इसमें शामिल है, तो उन्हें इस मिशन को जो है वो मान लेना चाहिए था कि ठीक है हम इससे एग्री करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, इसको मंजूर करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस मिशन के बाद फ़ैसला क्या किया जाए, वो फ़ैसला करने के लिए मुस्लिम लीग का एक इजलास हुआ और एक लंबी चौड़ी एक बहुत बड़ी मीटिंग जो है वो इस पर बैठी और उस मीटिंग पर डिस्कशन के बाद ये फ़ैसला किया गया कि हम इस मिशन को जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते, रिजेक्ट करते हैं। अब अगर आपने किसी मिशन को रिजेक्ट किया है तो आपको उसका रीज़न भी बताना पड़ता है कि रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं। मुस्लिम लीग का क्लेम ये है कि हम लोग एक सेपरेट होमलैंड चाहते हैं। वहाँ पर उन्होंने आपकी बात मान ली है कि अगर सूबे कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो ऐसी सूरत में वो अलग हो सकते हैं। यहाँ पर रीज़न ये दिया गया कि जनाब चूँकि डायरेक्टली पाकिस्तान की क्रिएशन के बारे में, पाकिस्तान बनाने के बारे में इस मिशन में कोई बात नहीं की गई, तो हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हम ये कह चुके हैं कि हम डिवीज़न के अलावा किसी भी किस्म का प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इसमें तो डिवीज़न की बात ही नहीं है, ऐसी सूरत में हम इसको रिजेक्ट करते हैं। अब दूसरी जानब इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसका भी रिएक्शन आना ज़रूरी था। अब उसका इसको एक्सेप्ट करना भी ज़रूरी था, तो उन्होंने इसको कहा कि ये एक ऐसे बैंक का चेक है जो बैंकक्रप्ट होने जा रहा है, यानी ऐसा बैंक जो दिवालिया होने जा रहा है, आप उसका चेक दे रहे हैं। जो दिवालिया हो गया बैंक, उसके पास पैसे ही नहीं होंगे तो वो हमें डिलीवर क्या करेगा। बात बड़ी अहम है। अब बैंकक्रप्ट इसको जो है वो इस बैंक को क्यों दिवालिया होने की तरफ जाने का कहा जा रहा है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि आपके हाथ में ये हुकूमत ही नहीं होगी तो आपके इस प्रपोज़ल के इम्प्लीमेंटेशन का सवाल ही पैदा नहीं होता। आपकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, आप जंग हार जाएंगे,
जापानी इस मुल्क पर हुकूमत बनाएंगे, फिर वो हुकूमत हिंदुस्तानियों को दे के चले जाएंगे। आप तो हमारा फ्यूचर अब डिसाइड कर ही नहीं सकेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस ये कह रही है उनसे कि ये एक ऐसा बैंक का चेक है जो दिवालिया होने जा रहा है, यानी बैंकक्रप्ट हो जाएगा, उसके पास तो पैसे ही नहीं होंगे। अब यहाँ पर हिंदुस्तान जो है उसको बैंक कहा जा रहा है और जो हुकूमत है उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि आप हमें एक चेक दे रहे हैं जो दिवालिया बैंक का चेक है, कैश होने का चांस ही नहीं है, आपकी यहाँ पर हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, जापान यहाँ पर हुकूमत बना लेगा और वही जो है वो हमारा फ्यूचर डिसाइड करेगा। अब उन्होंने इसको रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा जी जो आपने वीटो पावर दी है, यानी सूबों को जो कॉन्स्टिट्यूशन को, आइन को रिजेक्ट करने की पावर्स जो आपने दी हैं, हम लोग इस वजह से इसको एक्सेप्ट नहीं करते। अब ये भी बड़ा अहम है, मुस्लिम लीग ने भी यही कहा है। मुस्लिम लीग ये कहती है कि आपने डायरेक्टली पार्टीशन की बात नहीं की, कांग्रेस ये कहती है कि आपने इनडायरेक्टली भी पार्टीशन की बात क्यों की है। बराह रास्त बात करना तो दूर की बात, आप लोगों ने इनडायरेक्टली भी अगर पार्टीशन की बात की है, सूबों को वीटो पावर दिया है, तो ऐसी सूरत में हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। यानी जो सब कॉन्टिनेंट की दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, दोनों ने ही इस प्रपोज़ल को जो है वो रिजेक्ट कर दिया और ये एक फेलियर जो है वो सब कॉन्टिनेंट में हुआ है। अच्छा, अगर अब आप इस पर बात करें तो जो सर स्टेफर्ड क्रिप्स है, उसने इस फेलियर की, इस नाकामी की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। उसने कहा जी मैं दोनों पार्टीज़ को जो है वो किसी भी जगह पर वन पेज पे लेके नहीं आ सका, तो ऐसी सूरत में ये प्रपोज़ल जो है ये फेल हुआ है। मैं जो है इस प्रपोज़ल के फेलियर का ज़िम्मेदार हूँ, मुझे किसी भी सूरत में जो है ये किसी दूसरे पर इसका ब्लेम नहीं लगाना है। ठीक है जी। अच्छा, अब इस टॉपिक में हम लोगों ने क्या पढ़ा, बैकग्राउंड, कब मिशन जो है वो यहाँ पे आया है, फिर उस मिशन की कार्रवाइयाँ क्या थी, फिर उसने प्रपोजल्स क्या दी, प्रपोजल में स्टेटस ऑफ डोमिनियन, मेजर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का जिक्र किया हमने, फिर सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली का जिक्र हुआ, राइट्स ऑफ मिनॉरिटीज़, अक़लियतों के हकूक़ का जिक्र हुआ, प्रोवेंशियल ऑटोनॉमी, सूबाई खुद मुख्तारी, फिर हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है उसके रिएक्शंस के बारे में बात की है जी। अगले लेक्चर में हम लोग जो हैं वो एक नए टॉपिक के साथ आपके पास हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।